हे गाइस, दिस इज आयुष गुरका और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी का एक थोड़ा हायर पार्ट हो जाता है और थोड़ा डीप वाला पार्ट हो जाता है। इंजीनियरिंग और बीएससी एमएससी इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। बट अगर इसके बारे में इसकी टर्मिनोलॉजीज आए तो इंटरेस्टिंग है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा बकवास लगता है, बोरिंग लगता है। ठीक है, बट मैं समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। अपन बहुत डीप में जाके चीजों को क्लियर करके चलेंगे तो मैं पूरा क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी लेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो उससे पहले इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे मैंने सबके दिए, देख लो इसके नोट्स। ठीक है, और पुरानी कोई वीडियो देखना हो तो आई टैब पे दिख रहा होगा, वहां से देख लेना। ठीक है, देखा करो, और है ना। हाँ, चलो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है और प्रोबेबिलिटी का रियल वर्ल्ड यूज क्या है, मेरे को नहीं लगता कि ये सब बताने की जरूरत है, ये सब तुम्हें पता होगा। तो अपन डायरेक्टली मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे और थोड़े बेसिक जो प्रॉपर्टीज हम बचपन में पढ़ चुके 11th-12th में, उस पे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या होता है? द फेवरेबल इवेंट, एंड एन ऑफ एस इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी में दो चीजें होती हैं। मतलब कभी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो किसी इवेंट के लिए निकाल रहे होते हैं तो वो हमारा फेवरेबल इवेंट होता है, और सैंपल स्पेस जो इवेंट हुआ है उसका ओवरऑल जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पे दो पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो हेड और टेल आ रही है पॉसिबिलिटीज है, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। और हमारा इवेंट क्या होगा? अगर मैंने बोल दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो वो हो जाएगा हेड इज इवेंट। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? हेड आना। और एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस, मतलब हेड और टेल। ठीक है, समझ आया कितना आसान है? तो ऐसे ही करते हैं अपन, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो चार आउटकम्स हो जाएंगे, वो सारी चीजें अपन समझेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रोबेबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्लियर हो रहा है ना? मैं थोड़ा सा भाग रहा हूँ, भाग इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें तुम्हें पता होगी। प्रोबेबिलिटी की पहली प्रॉपर्टी जो हमारा पी ऑफ ए होता है वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की दूसरी प्रॉपर्टी पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1, मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ऑब्वियसली मैंने बोला, मैंने एक कॉइन टॉस किया, हेड कॉमन टेल आया कॉइन को टॉस करने पे। फिर मैंने पूछा हेड कॉमन टेल को की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कॉमन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 1 क्यों होगी? क्योंकि भैया मैं टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये तो श्योर है ना, हेड और टेल में से दोनों में से एक चीज तो आएगी। तो हेड कॉमन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इसलिए सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अपन इसे फॉर्मूले से प्रूव भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे तुम्हें क्वेश्चन में बोला, इसी में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए एन ऑफ एस हो जाएगा। एन ऑफ ए मतलब फेवरेबल आउटकम। अगर हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? सैंपल स्पेस है, तो अब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस that is equals to 1। ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है x1 x2 x3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन p of x1 union x2 union x3 is equals to p of x1 plus p of x2 plus p of x3 and so on। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? बहुत ही बकवास चीजें, इसे समझा ही मत करो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो वर्ड ही तक गंदा लगता है। सिंपल, अगर x1 इंटरसेक्शन x2 इज इक्वल्स टू 5 है तो इसे अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, ये x1 और x2 अपना अपना देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ लो, उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। x2 इंटरसेक्शन x3 इंटरसेक्शन x4 इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इसलिए अपन इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू उनकी प्रोबेबिलिटी का सम, उन सबकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ लिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर कुछ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो यही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फेवरेबल इवेंट। क्लियर है? ये भी बहुत आसान चीज थी। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 12th क्लास में भी बच्चे अच्छे से ध्यान में देते नहीं है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझाता हूँ, डिटेल में क्लियर होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? P ऑफ A अपॉन B। P ऑफ A अपॉन B को कैसे रीड करते हैं हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ऐसे ही अगर तुम रीड करोगे तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं जाएगी। P ऑफ A अपॉन B मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब A की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर B पहले से ही हो चुका है, इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमें कंडीशन दे दी कि B पहले से ही हो चुका है, A की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो अगर जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। जैसे अपन दो डाइस को टॉस करते थे, तो दो डाइस को थ्रो करते थे, तो क्या होता था अपना? 1 1 1 2 1 3 टाइप कुछ आता था ना। तो फॉर एग्जाम्पल अपना आया 1 1 1 2 1 2 1 3 एंड 1 4 एंड 2 1 2 2 और ऐसा यहाँ पे 3 1 ऐसा। ठीक है, अब मैंने अगर तुमसे पूछा प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो दो डाइस पे नंबर्स अकर हो रहे हैं उनका सम ऑड हो, गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑफ द डाइस इज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब
कि हमें पहले से बता दिया गया है कि 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये प्रोबेबिलिटी पहले ही हो चुकी है, मतलब यही तो आ ही गया है। अब तुम्हें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द टू नंबर ऑफ द डाइस इज ऑड, मतलब हमें पहले बता दिया कि ये तो आ ही गया है, अब तुम्हें निकालना है कि दोनों का सम ऑड हो। मतलब अब हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस सिर्फ यही रह जाएगा ना, पूरा हमें लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पता है हमें कि ये तो आ ही गया है, अब बस हमें इसमें से निकालना है। तो इसमें हम वो नंबर्स देखेंगे जिसमें ऑड आ रहा हो सम, तो ऑड किसमें आ रहा है, इन दोनों का 4 आ रहा है, इन दोनों का 6 आ रहा है, इन दोनों का 8 आ रहा है, इन दोनों का 10 आ रहा है, इन दोनों का 12 आ रहा है, इन दोनों का 2 आ रहा है। बाप रे, एग्जांपल ये इसलिए कि आ ही नहीं था। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ऑड आ रहा है, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे 6, तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ आया क्या किया मैंने, कुछ समझ नहीं आया? देखो हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑड गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑफ द डाइस इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब जो डाइस पे सेम नंबर आते हैं वो वाली प्रोबेबिलिटी पहले से ही हो चुकी है। अब तुम्हें ये निकालना है कि जो डाइस पे 2 नंबर आ रहे हैं उनका सम ऑड हो, तो हमारा सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा ना, ऑब्वियसली छोटा इसलिए होगा क्योंकि हमें पहले से ही गिवन है कि ये हो चुका है, तो हमारा पहला वाला तो सैंपल स्पेस रहेगा ही नहीं, सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा। बस हमें इसमें ही खेलना है और उसमें से ही बताना है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारा सैंपल स्पेस बी ही रह गया है, और ए इंटरसेक्शन बी क्यों ले रहे हैं, ए मतलब हमारा फेवरेबल इवेंट और बी जो पहले से हो चुका है, तो हमारे फेवरेबल इवेंट की कितनी चीजें बी में है बस वही लेंगे ना यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था, जैसे ये बी है और हमारा फेवरेबल इवेंट ये है कि दोनों का सम ऑड हो, मैं देख रहा था कि किसका सम ऑड है, किसी का नहीं था, तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 आ जाता और पी ऑफ बी 6 आ जाता। समझ आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? समझ आया ना, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बिल्कुल डीप में जाके समझा रहा हूँ इसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो हमारा सैंपल स्पेस बी हो जाएगा और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर आ भी जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है और लोगों को बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक तो नहीं है, एक बार सीख लोगे तो समझ आ जाएगा, तो अच्छा है, बहुत ईजी चीज है, बट हाँ एक बार समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हर जगह डिस्टर्ब करता है। तो इस वर्ड का मतलब समझेंगे, रैंडम वेरिएबल क्या होता है और एग्जैक्टली इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो, रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, पढ़ लो एक बार, ये भी पढ़ लो, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। भैया आपने हिंदी में कर दिया, समझ कुछ भी नहीं आया। देखो एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ शादी में जाते हो ना तुम लोग, शादी में तो सभी जाते हैं, कभी ना कभी तो जाते हैं, एक आध बार तो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ खाने में भी पसंद होता है, जैसे मेरे को मीठा बहुत पसंद है तो मेरे को रसमलाई चाहिए होती है कि अरे कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ 10 शादी हो रही है, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वहां पे 10 शादियां हो रही हैं, ठीक है। और उन शादी में रसमलाई कितनी बार मिलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो ये जो रसमलाई मिलना है दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। रसमलाई इज रैंडम वेरिएबल फॉर मी, आई हैव चूज माय रैंडम वेरिएबल, दैट इज मींस रसमलाई इज अ पॉसिबल वैल्यू। शादी में रसमलाई मिलेगी, ये पॉसिबिलिटी है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, बट मैंने चूज कर लिया कि मेरा रैंडम वेरिएबल रसमलाई है। तो अब शादी में रसमलाई हो सकता है एक बार मिले, किसी में 2 बार मिले, किसी में 3 बार मिले, बट रसमलाई मिलना इज द रैंडम वेरिएबल। समझ आया रैंडम वेरिएबल क्या है? क्लियर हो रहा है? रैंडम वेरिएबल इज अ पॉसिबल वैल्यू। अब हो सकता है तुम्हारा रैंडम वेरिएबल अलग हो, रैंडम वेरिएबल इज नॉट मतलब वो एग्जैक्ट नहीं होता कि मतलब यही रैंडम वेरिएबल है, नहीं। रैंडम वेरिएबल हो सकता है रसमलाई मिलना, तुम्हारा हो सकता है मेरे को आइसक्रीम मिले, आइसक्रीम मिलना इज अ रैंडम वेरिएबल। सो आइसक्रीम कितनी बार मिलेगी, किसी में 1 बार मिलेगी, किसी में 2 बार मिलेगी, किसी में 3 बार मिलेगी। सो रैंडम वेरिएबल इज आइसक्रीम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 1/6, सॉरी अगर 10 शादियां तो 1/10, 2/10, 3/10, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल समझ आ रहा है, रैंडमली पूरी पॉसिबल वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू को चूज कर लेना इज अ रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अपन अब थोड़ा ट्रैक पे आते हैं, रसमलाई हटाओ नहीं तो तुम खाने पाने में चले जाओगे, इधर आओ, ट्रैक पे आते हैं थोड़ा सा। हाँ ये चीज सीखो कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज जरूर देखना,
किसी भी शादी में खाने की चीज मिलेगी, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि वहां जाके तुम्हें बैडमिंटन रैकेट मिलने लगे, नहीं, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। शादी में हम खाने की चीज की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, रसमलाई हो सकती है, मेन कोर्स हो सकता है, या आइसक्रीम हो सकती है। तो ये सबका अपना अपना रैंडम वेरिएबल हो सकता है। जैसे मेरा रसमलाई हो गया तो वो कितनी बार मिलेगी, वो मेरे रैंडम वेरिएबल हो गया, एक बार मिलेगी, दो बार मिलेगी, तीन बार मिलेगी। रैंडम वेरिएबल मतलब जो चीज है वो वेरिएबल है, ये समझ के चलना, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो जनरल अपन प्रोबेबिलिटी में लेते हैं। जैसे मैंने एक कॉइन को दो बार टॉस किया, एक कॉइन को अगर मैं दो बार टॉस करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, एच एच, टेल टेल, एच टी एंड टी एच, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं अपना रैंडम वेरिएबल चूज कर लेता हूं। लेट द रैंडम वेरिएबल बी नंबर ऑफ हेड्स अकर्ड, नंबर ऑफ हेड्स अकर्ड, ठीक है। ये मैंने लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स अकर्ड। ये और कुछ भी हो सकता है। लेट y बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स अकर्ड, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल इज व्हाट, चूजिंग अ सर्टेन वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस, चूजिंग अ सर्टेन पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस, ठीक है। y is a certain possible value। अब तुम बोलो यहाँ पे 6 आ जाए, 6 is not at all a certain possible value। इसमें 6 आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो 6 किसी का कोई रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकता। बट हाँ, किसी का रैंडम वेरिएबल हो सकता है नंबर ऑफ हेड्स अकर होना, किसी का रैंडम वेरिएबल हो सकता है नंबर ऑफ टेल अकर होना। तो समझ आया, रैंडमली कोई भी एक चीज चूज करना जो कि वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल हो मतलब एक बार आए या दो बार आए या तीन बार आए, कोई एग्जैक्ट नहीं हो कि दो ही बार आएगा हेड या तीन बार आएगा या एक बार आएगा, इसलिए उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ आया होगा, अपन ने वर्ड को स्प्लिट कर दिया है, रैंडम प्लस वेरिएबल, ठीक है। रैंडमली कोई सैंपल स्पेस में से वैल्यू चूज करना या रैंडमली कोई पॉसिबल वैल्यू चूज करना, दैट इज अ वेरिएबल वैल्यू। मतलब वो एक बार भी हो सकती है, दो बार भी हो सकती है, तीन बार भी हो सकती है। किसी शादी में तीन बार रसमलाई मिल सकती है, किसी में एक बार मिल सकती है, किसी में मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नंबर एक्स इज नंबर ऑफ हेड, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स अकर्ड, ठीक है। तो प्रोबेबल एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है पहले वो देख लेते हैं। अगर मैंने दो बार टॉस किया कॉइन को तो एक्स की वैल्यू या तो जीरो हेड आएगा, या एक हेड आएगा, या दो हेड आएगा, ठीक है। अब इसी पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालने लगूं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल हो जाती है। मतलब अगर जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को, तो जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार टेल टेल आ रहा है बस, ठीक है। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट 4। मेरे को एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, एक हेड यहाँ पे हेड टेल में आया और टेल हेड में आया है, मतलब 2/4। मेरे को दो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब वो एक ही बार आ रहा है, तो 1/4। तो अब समझ आ रहा है रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट अ पॉइंट और अ certain possible value from the sample space. It can be any value, it can be tail, it can be head, depends on the choice of the question। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन ने क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। बट रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, सैंपल स्पेस की कोई भी पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में से सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज अ रैंडम वेरिएबल। अब इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल एक्स ऑन अ सैंपल स्पेस एस इज अ फंक्शन, एक एक वर्ड को पकड़ना, अ रैंडम वेरिएबल एक्स ऑन अ सैंपल स्पेस एस, मतलब कोई भी रैंडम वेरिएबल किसी सैंपल स्पेस में, इज अ फंक्शन एक्स एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये है कि एस बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब जो एक्स है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, विच असाइंस अ रियल नंबर एक्सेस टू ईच सैंपल पॉइंट, मतलब जो हमारा एक्स है सैंपल स्पेस में से कोई भी रियल नंबर ले सकता है। दैट रियल नंबर कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन सिर्फ यही बता रही है। सैंपल पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं ना, अरे देख सैंपल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4, मतलब यहाँ टेल टेल आ रहा है या हेड हेड आ रहा है, या 3 को टॉस किया तो 8 सैंपल पॉइंट हो जाएंगे, 4 को टॉस किया तो 16 सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे, ऐसे बहुत नहीं 2/4, हाँ 16 सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे, 5 को टॉस किया तो 32 सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो रैंडम वेरिएबल उन सब सैंपल पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट को ले रहा है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन सिर्फ यही डिफाइन कर रही है और कुछ नहीं। रट लेना ऐसे तो यार ये बहुत ही बकवासी डेफिनेशन लगती है, बस समझने के लिए याद रखना। रसमलाई वाला एग्जांपल कि 10 शादियों में जा रहे हैं तो रसमलाई कितनी रसमलाई मिलने की प्रोबेबिलिटी है, रसमलाई मेरा क्या है रैंडम वेरिएबल। अब वो एक भी मिल सकती है मेरे को, किसी में 2 भी मिल सकती है, किसी में 3 भी मिल सकती है, किसी में 4 भी मिल सकती है, और किसी में नहीं भी मिले, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, फाइनल कंक्लूजन क्या है, रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस, ओके। उसे स्प्लिट कर लो, रैंडम प्लस वेरिएबल। रैंडम मतलब सैंपल स्पेस से कुछ भी एक चीज चूज करी,
वेरिएबल मतलब वो चीज एक बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, मतलब वो वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है, फिक्स्ड नहीं है। क्लियर हुआ? तो रैंडम वेरिएबल भी फिक्स्ड नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से होता है। मेरे लिए रसमलाई है, तुम्हारे लिए आइसक्रीम हो सकता है, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, तुम्हारे लिए तंदूरी रोटी हो सकता है, तुम्हारे लिए मिनरल वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है अपने अपने क्वेश्चन पे, मतलब अपने अपनी चॉइस पे और मेन मैथ्स में क्वेश्चन पे। समझ आया क्या होता है रैंडम वेरिएबल? ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट क्या है भैया? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब अगर हमारा रैंडम वेरिएबल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले तो उसे कहते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में मतलब फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ वर्कर्स सब में काम कर रहे होंगे, तो किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 100 हो सकते हैं, किसी में 1000 हो सकते हैं, डिपेंड्स ना। माय रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो ये फाइनाइट नंबर्स है ना, मतलब हम गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं ना। तो जब हम काउंटेबली नंबर्स ले, मतलब जिनको काउंट कर सके, तो हम उसे कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा हो, तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट व्हेन वी टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। जब हमारा रैंडम वेरिएबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है तो हम उसे कहते हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब जैसे 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 हाइट ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट। अब किसी भी उसमें क्या बोलते हैं, किसी भी स्कूल में एक स्टूडेंट की हाइट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है, सबकी हाइट कुछ भी हो सकती है, 1.1, 5.5, 6.2, बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है। और ये इनफाइनाइटली जैसे मैं बोल दूं कि इनकी वैल्यूज होगी 5 से 10 के बीच में, ठीक है, तो 5 से 10 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है ना। हाइट ऑफ द स्टूडेंट खूब सारी हो सकती है, काफी सारी हो सकती है। सो दैट इज व्हाट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल मींस, व्हेन द रैंडम वेरिएबल टेक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। और इसे मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं और जिसे हम काउंट करते हैं, और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल होता है जिसे हम मेजर करते हैं। इसको अपन नोट्स में चलते हैं, नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें एक एक चीज। आ जाओ। हेलो एवरीवन, तो अब हम आ गए नोट्स पे। ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए नोट्स बनाए। देख लो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, पहले उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इजी सा। फिर सिंपल वर्ड्स में अपन प्रोबेबिलिटी क्या करते थे जो अपन ने बचपन में सीखा था, उसका फॉर्मूला भी दिया और वही है जो है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया जिससे तुम्हें क्लियरिटी आ जाए कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या था, अगर भूल गए हो तो याद आ जाए। उसके बाद मैंने जो चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करी वीडियो में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। उसके बाद वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये गिवन है। उसके बाद रैंडम वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन है, सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन होती है वो भी गिवन है, जिससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए। मेरे हिसाब से रैंडम वेरिएबल अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है रैंडम वेरिएबल के लिए, जिससे तुम्हें और क्लियरिटी आए, बिल्कुल क्लियर हो कि अपन क्या कर रहे हैं। वही जो मैंने वहाँ पे लिया था, 2 कॉइन को टॉस करने वाला। उसके बाद एन इवेंट कैन बी एसोसिएटेड, हाँ उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं लिख देता हूँ। जैसे एन इवेंट कैन बी एसोसिएटेड विद अ सिंगल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हेड से ही एसोसिएट करें। अपन कह सकते हैं, जैसे मैंने रसमलाई का एग्जांपल लिया था, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को रसमलाई और आइसक्रीम दोनों पसंद है, तो अब ये दोनों मेरे लिए एक रैंडम वेरिएबल हो गया, मतलब ये रेंज ऑफ चीज़ें मेरे लिए रैंडम वेरिएबल हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल वेरिएबल के लिए ही हो, सिंगल वैल्यू के लिए हो। इट कैन बी एसोसिएटेड विद रेंज ऑफ वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज के लिए भी हो सकता है। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हम प्रोबेबिलिटी इस टाइप से लिखेंगे, एक्स इज बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब एक्स इज बिटवीन रसमलाई एंड आइसक्रीम। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, 2 कॉमन टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर देयर। पहला होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज देता है वो डिस्क्रीट कहलाता है। इसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं और इसे सिंपल वर्ड में डिफाइन भी किया है। सिमिलरली कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू लेता है, इसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय मेजरिंग इट्स कंटीन्यूअस वेरिएबल, मतलब उसकी वैल्यू मेजर करके ऑब्टेन होती है तो वो कंटीन्यूअस, अगर उसकी काउंट करके ऑब्टेन होती है तो डिस्क्रीट। सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल ही सिंपल। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो ना कि मेजर करके ऑब्टेन होना मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम उन्हें मेजर कर लेते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे डिस्क्रीट में फाइनाइट नंबर है तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, उससे इसलिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और चीज़, जैसे तुम्हें यहाँ पे पूरे मेरी ये एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर मिल जाएंगी सारी वीडियोस, और बहुत मेहनत से बनते हैं नोट्स, तो वीडियो को शेयर किया करो और नोट्स को शेयर किया करो। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी सोचना पड़ता है और एक एक चीज़ को निकालने में भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, इसको तुम बुकमार्क कर लो यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तुम बुकमार्क कर लोगे तो तुम्हें यहीं के यहीं मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें लिस्ट में दिख जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट खोल सकते हो तुम। और इस प्रोबेबिलिटी को सेव भी कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, यहाँ से सेव कर लेना। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करते हैं अपन रैंडम वेरिएबल के आगे, हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, वो देखते हैं अपन। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।